सभी बच्चों को हरिओम। पिछले वीडियो लेसन में मैंने आप लोगों को कार्बन के अपर रूप के बारे में बताया था और उनके उपयोग के बारे में समझाया था। आज हम कार्बन की उपस्थिति अर्थात कार्बन किन अवस्थाओं में प्रकृति में पाया जाता है उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं कार्बन की उपस्थिति के बारे में विस्तार पूर्वक समझा रही हूँ। कार्बन की उपस्थिति। कार्बन एक ऐसा अधात्विक तत्व है जो प्रकृति में विभिन्न अपर रूपों में तो पाया ही जाता है, जैसा आप पढ़ चुके हैं, हीरा, ग्रेफाइट, है ना। ये विभिन्न अपर रूप आपको पिछले वीडियो लेसन में बताया गया है। इसके अतिरिक्त कार्बन सभी सजीवों में अर्थात चाहे वो जंतु हो चाहे वनस्पति हो, इन सभी में वो एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में पाया जाता है। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ जैसे कागज, रबर, लकड़ी, टायर, पेंसिल, कपड़े, तेल, साबुन एवं ईंधन में भी कार्बन उपस्थित होता है। कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट, कोयला इसमें पाया जाता है, लेकिन संयुक्त अवस्था में कार्बन बहुत से यौगिकों के रूप में पाया जाता है। अब संयुक्त अवस्था का क्या तात्पर्य है? संयुक्त अवस्था का तात्पर्य है कि कार्बन अन्य तत्वों के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, तो कार्बन अन्य तत्वों के साथ मिलकर के मिल रहा है और एक यौगिक का निर्माण कर रहा है, तो वहाँ पर दूसरा तत्व भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उस अवस्था को संयुक्त अवस्था कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, कार्बन का ऑक्सीजन तथा कैल्शियम के साथ यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको ये वाला जो C दिख रहा है ये कार्बन के लिए है। ये जो C है यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे जो C दिख रहा है, ये जो CA वाला जो C है, ये C कार्बन के लिए नहीं है, बल्कि ये जो C है वो कैल्शियम के लिए। किसके लिए है? कैल्शियम के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये जो C है वो किसके लिए है? पहला जो आपको दिखाया मैंने ये कार्बन के लिए है और ये जो C है वो कैल्शियम के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सूत्र क्या बना? CaCO3। तो कार्बन जो है वो किन दो अन्य तत्वों से जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से और कैल्शियम से। ठीक है, तो ऑक्सीजन और कैल्शियम के साथ ये मिल करके क्या बनाया? CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो ये हो गई उसकी संयुक्त अवस्था। तो ये प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है? प्रकृति में यह चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, खड़िया अर्थात चौक जिससे हम ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं उसको बोलते हैं खड़िया, उसी को हम चौक भी कहते हैं, और संगमरमर, इस रूप में ये पाया जाता है। इसके अलावा भोजन में उपस्थित प्रमुख घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक है जिनसे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण आपको दूं, आपने ग्लूकोज के बारे में सुना ही है, C6H12O6, ये है ग्लूकोज का सूत्र। ग्लूकोज जो है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, यानी हमारे भोजन में पाए जाने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है जिसके द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये है कार्बन, ठीक, और ये हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन, अर्थात कार्बन जो है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके साथ संयुक्त अवस्था में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यह क्या बन गया? आपका कार्बोहाइड्रेट बन गया। तो भोजन में हमारे जो प्रमुख अवयव हैं, प्रमुख घटक हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल आपको मैंने कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का दिया, इससे हमको क्या मिल रहा है? ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पर भी कार्बन कितने महत्वपूर्ण अवयव के रूप में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार कार्बन हाइड्रोजन से अलग अलग अनुपातों में संयुक्त होकर हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन होगा और क्या होगा? कार्बन होगा। हाइड्रोजन अर्थात H और कार्बन अर्थात C। ठीक है, तो कार्बन जो है वो किससे मिलेगा? हाइड्रोजन से, और जुड़ करके बनाएंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अलग अलग अनुपातों में कहा गया है। कार्बन हाइड्रोजन से अलग अलग अनुपात में, यानी उसकी जो मात्रा होगी वो अलग अलग होगी, संयुक्त होकर के हाइड्रोकार्बन आएगा। जैसे कि मीथेन के लिए है, मीथेन का सूत्र है CH4, ये मीथेन का सूत्र है। इसमें कार्बन का एक परमाणु है, परंतु हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं? 4।
ठीक है, इस प्रकार यह बन गया CH4। इसी प्रकार एथेन के लिए, एथेन का सूत्र होता है C2H6। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखेंगे कार्बन, एक कार्बन की बढ़ोतरी हो रही है और 2 हाइड्रोजन की यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, अर्थात अलग अलग अनुपातों में मिलकर ये क्या बना रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स। भले ही ये मीथेन है, ये एथेन है, इसी प्रकार आगे और भी हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस प्रकार और भी अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं जो कि कार्बन की संख्या के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस, रसोई गैस, जिसको प्राकृतिक गैस भी CNG के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं छोटी कक्षाओं में। यहाँ पर प्राकृतिक गैस, इसी प्रकार रसोई गैस, रसोई गैस तो सभी के घरों में आजकल यूज़ किया जाता है, जिसको LPG भी बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गोबर गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम एवं कोल तार, इसमें भी कार्बन जो है वो हाइड्रोकार्बन के रूप में ही उपस्थित होता है। कार्बन के कुछ अपर रूपों एवं यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार आप भी अपने घरों में किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है उसका सूची बनाइए और देखिए कि किन किन प्रकार के ईंधनों का प्रयोग हम अपने घरों में करते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं जलना व दहन। जलना व दहन क्या होता है, जलना क्या है और दहन क्या है। ठीक है, तो कुछ पदार्थ क्या करते हैं, जलने पर उष्मा या प्रकाश या फिर दोनों ही रूप में, उष्मा के रूप में भी और प्रकाश के रूप में भी, दोनों ही रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस जलने की क्रिया को ही दहन कहते हैं। कुछ पदार्थ जलने पर, किसी पदार्थ को यदि हम जलाएं तो वह जलने के पश्चात उष्मा या प्रकाश या फिर दोनों रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस जलने की क्रिया को ही दहन कहा जाता है। इसके लिए हमें यहाँ पर क्रियाकलाप में आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप में जो आवश्यक सामग्री है, कौन कौन सी आवश्यक सामग्री है, मैग्नीशियम का टुकड़ा, कोयले का टुकड़ा, चौक, छोटा सा पत्थर, माचिस, चिमटी, गर्म करने का साधन, ये आवश्यक सामग्री है। करना क्या है हमको, जो हम अलग अलग पदार्थ लिए हैं, मैग्नीशियम का टुकड़ा, कोयले का टुकड़ा, चौक, छोटा सा पत्थर, इन सभी अलग अलग पदार्थ हैं ये सभी। तो इन सभी को अलग अलग चिमटी की सहायता से पकड़ करके गर्म करना है। ठीक है, और गर्म करने के पश्चात हमको देखना है कि इनमें क्या परिवर्तन होता है, कौन कौन से पदार्थ जलते हैं और कौन कौन से पदार्थ नहीं जलते हैं। जब हम ये प्रयोग करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मैग्नीशियम और जो, हाँ तो मैं आप लोग को ये बता रही थी कि इस प्रयोग में हम क्या देखते हैं कि मैग्नीशियम और जो कोयले का टुकड़ा है वो जलने लग जाते हैं। अर्थात जो पदार्थ जलते हैं उन्हें दहनशील पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, दहनशील पदार्थ। ठीक है, लेकिन पत्थर, कांच, सीमेंट आदि जो अन्य पदार्थ हम लिए हैं, पत्थर, कांच, सीमेंट, ये नहीं जलते हैं। तो जो नहीं जलते हैं वो क्या कहलाएंगे, अदहनशील पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार आपको बता दूं कि जो पदार्थ जलते हैं उन्हें दहनशील पदार्थ कहते हैं और जो पदार्थ नहीं जलते हैं उन्हें अदहनशील पदार्थ कहते हैं। तो इस प्रयोग में हमने जो मैग्नीशियम का टुकड़ा लिया हुआ है और जो कोयले का टुकड़ा लिया है, ये दोनों ही जलने लग जाते हैं, इसलिए इनको दहनशील पदार्थ कहा गया है। जबकि पत्थर और सीमेंट हो गया या कांच हो गया, ये नहीं जलते हैं। ठीक है, तो इन्हें अदहनशील पदार्थ कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर दहनशील पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से संयोग करके, दहनशील पदार्थ कौन कौन से हैं, एक तो आपको मैग्नीशियम बताया और दूसरा बताया कोयला अर्थात कार्बन। ठीक है, तो दहनशील पदार्थ किसकी ऑक्सीजन से, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से, उससे संयोग करके क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। तो अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, और साथ ही साथ उष्मा और प्रकाश, उष्मा और प्रकाश दोनों ही उत्पन्न करता है। ठीक, इसी प्रकार कार्बन के लिए अर्थात कोयले के लिए है, कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक, अर्थात इससे क्या पता चला, दहन ऑक्सीकरण की क्रिया है। ऑक्सीकरण की क्रिया क्यों कहा गया, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। ठीक है, और उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको ऑक्सीकरण की क्रिया कहा गया है, दहन को। इसी प्रकार एक और क्रियाकलाप
इसमें आपको मोमबत्ती, माचिस, चिमनी का कांच, लकड़ी के 2 गुटके, कांच की प्लेट, एक जलती मोमबत्ती, इतनी सामग्री, कांच की प्लेट, है ना, इतनी सामग्री आपको चाहिए। इसमें करना क्या है आपको, बहुत ही सामान्य सा और अच्छा क्रियाकलाप है ये, आप सभी इसको घर में भी कर सकते हैं। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर आपको रखना है सावधानी पूर्वक। यहाँ पर एक चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए, दहन के लिए वायु आवश्यक है लिखा हुआ इसमें। हम इस प्रयोग से यही बताना चाहते हैं कि दहन की क्रिया के लिए वायु अर्थात ऑक्सीजन आवश्यक है। ठीक, यहाँ पर आपको 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं, चित्र क, चित्र ख और चित्र ग। ठीक है, इन तीनों स्थितियों में आपको मोमबत्ती अलग अलग परिस्थितियों में रखी हुई दिखाई दे रही है। पहला जो चित्र है, पहले चित्र में आप देखेंगे क्या किया गया है इसमें कि मोमबत्ती को जलाकर मेज के ऊपर रख दिया गया। अब मोमबत्ती के ऊपर चिमनी के कांच को जिस प्रकार चित्र में दिया गया है उस प्रकार आपको रखना है और उसके नीचे 2 लकड़ी के गुटके जो पीले कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे लकड़ी के 2 गुटके हैं, इसके ऊपर चिमनी के कांच को रखना है। अर्थात जो ये मेज है, इस मेज और इस गुटके के बीच में क्या बन जा रहा है, खाली स्थान बन जा रहा है, जिससे वायु का प्रवेश नीचे से भी होगा। ठीक है, अब देखना है कि ज्वाला में क्या परिवर्तन होता है। इसी प्रकार चित्र ख में देख रहे हैं आप, लकड़ी के गुटके हटा दिए गए हैं नीचे से, अर्थात नीचे से वायु का प्रवेश पूरी तरीके से बंद है, परंतु ऊपर से वायु का प्रवेश हो रहा है। तीसरे चित्र में आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे दोनों ही जगह से वायु का प्रवेश बंद है। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि तीनों स्थितियों में मोमबत्ती की ज्वाला में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं, तीनों स्थिति में परिवर्तन को देखते हैं। क्या ज्वाला कंपन करती हुई दिखाई देती है या बुझ जाती है या फिर धुआं उत्पन्न करती है, क्या होता है इन परिस्थितियों में। ठीक है, तो कम मोमबत्ती जो है वह निर्बाध रूप से जलती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये मोमबत्ती जलती हुई दिखाई दे रही है, निर्बाध रूप से जलती हुई दिखाई दे रही है, कोई बाधा उत्पन्न उसमें नहीं हो रही उसके जलने में। परंतु ख मोमबत्ती में आप देखेंगे जो ज्वाला है उसमें कंपन उत्पन्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो ग वाला मोमबत्ती है वो पूर्ण रूपेण बुझा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, पहले वाला जो मोमबत्ती है, कम मोमबत्ती, उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरह से वायु का प्रवेश अर्थात उसको पर्याप्त मात्रा में क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, इसलिए वह मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती हुई दिखाई देती है। दूसरे वाले मोमबत्ती में नीचे से वायु का प्रवेश बंद है परंतु ऊपर से वायु का प्रवेश हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वायु उसे प्राप्त हो रही है परंतु पर्याप्त मात्रा में उसे वायु प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए वह ज्वाला कंपन करती हुई दिखाई देती है। ना तो वह बुझती है और ना ही निर्बाध रूप से जलती है, वह कंपित होती रहती है। आपने भी घरों में मोमबत्ती जब जलाई होगी तो देखते होंगे, है ना, कि कंपन करती हुई मोमबत्ती की ज्वाला किस प्रकार दिखाई देती है। इसी प्रकार जो तीसरी मोमबत्ती है वह बुझी हुई प्रतीत हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने देखा इसमें ऊपर और नीचे, ऊपर भी ढक दिया गया है उसको पूरा और नीचे से भी वायु का प्रवेश नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण से वह मोमबत्ती क्या हो जाती है, बुझ जाती है। इस प्रयोग से क्या पता चलता है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। इसी प्रकार एक और क्रियाकलाप, यहाँ पर आपको कागज का टुकड़ा, लकड़ी का मोटा टुकड़ा, मोमबत्ती और माचिस इसकी आवश्यकता है। इसमें आपको क्या करना है, मोमबत्ती की लौ के पास में कागज का टुकड़ा लेकर आना है। क्या होगा आपको पता है, स्वाभाविक है, कागज का टुकड़ा क्या हो जाएगा, जल जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन उसके स्थान पर, कागज के टुकड़े के स्थान पर आप लकड़ी का मोटा टुकड़ा लेकर आइए समीप में, मोमबत्ती के लौ के समीप में, तब क्या होगा, क्या वह कागज के समान ही जल्दी से जल जाएगा? नहीं, कागज जितनी जल्दी से जलता है उतनी जल्दी से लकड़ी के मोटे टुकड़े में आग नहीं पकड़ेगी। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। कौन सा ताप कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। जिस न्यूनतम ताप पर, ध्यान देंगे, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। तो कागज का ज्वलन ताप, कागज का
ज्वलन ताप लकड़ी से कम होता है। क्यों कम होता है? आपने देखा जैसे ही कागज के टुकड़े को मोमबत्ती की लौ के पास ले जाया गया वह तुरंत ही जल गया, अर्थात वह उसका सबसे न्यूनतम ताप है जिस पर वो जल गया। और लकड़ी का जो टुकड़ा है वो इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ता है, ठीक है। तो कागज का जो ज्वलन ताप है लकड़ी की अपेक्षा क्या होगा? कम होगा। इसी प्रकार पेट्रोल का ज्वलन ताप मिट्टी के तेल से कम होता है। पेट्रोल अत्यधिक तेजी से आग पकड़ता है, बहुत ही आसानी से वाष्पित हो जाता है। इसी कारण से लालटेन में पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसकी जगह मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है। यह प्रश्न आता भी है कि लालटेन में मिट्टी का तेल ही प्रयोग में क्यों लाया जाता है, पेट्रोल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि पेट्रोल बहुत ही आसानी से वाष्पित हो जाता है और अत्यधिक तेजी से आग पकड़ता है, ठीक है। अर्थात पेट्रोल का जो ज्वलन ताप है वो मिट्टी के तेल के ज्वलन ताप से क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो लकड़ी को भी आपने जलते हुए देखा है। लकड़ी पहले ज्वाला के साथ जलती है किंतु बाद में ज्वाला दिखाई देती है? नहीं देती है, ठीक है ना। लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो शुरू में तो आग हमको उसमें दिखाई देगी, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें हमको ज्वाला दिखाई नहीं देती है। लेकिन इसके स्थान पर यदि आप कपूर, जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं कपूर, उसको देखिएगा। कपूर को जब हम जलाते हैं तो कपूर और इसके अलावा मोम को भी जब हम जलाते हैं तो दोनों ही ज्वाला के साथ ही आपको जलते हुए दिखाई देंगे। यदि हम मोमबत्ती को बुझाएं तो सफेद वाष्प निकलती हुई दिखाई देती, जो धुआं दिखता है। जब हम बुझाते हैं तो हमको व्हाइट कलर का, सफेद कलर का वाष्प दिखाई देता है। तो सफेद वाष्प के समीप आप तुरंत ही जिस समय पर आपने मोमबत्ती को बुझाया है अभी भी वह क्षेत्र कैसा होता है? गर्म होता है। तो यदि उस स्थान पर आप जलती माचिस की तीली ले जाएंगे तो सफेद वाष्प फिर से जल उठती है। हमको एकदम से मोमबत्ती की जो बाती होती है उस पर उसको माचिस को टच नहीं करना पड़ता है, बल्कि हम एकदम उस वाष्प पर भी रखें तो वो मोमबत्ती जो है वो जल उठती है। क्यों? क्योंकि उस समय पर वहाँ का जो क्षेत्र है वो कैसा होता है? गर्म होता है। केवल वे ही ठोस तथा द्रव पदार्थ जो गर्म करने पर वाष्पित हो जाते हैं, ध्यान देंगे, केवल वे ही ठोस या द्रव पदार्थ जो कि गर्म करने पर क्या होते हैं? वाष्पित हो जाते हैं, ज्वाला के साथ जलते हैं, ठीक है। ज्वाला क्या है? तो ज्वाला वह क्षेत्र है जहां पर गैसीय पदार्थों का दहन होता है। इसलिए सभी गैसीय दहनशील पदार्थ क्या उत्पन्न करते हैं? ज्वाला उत्पन्न करते हैं। एक और क्रियाकलाप यहाँ पर आपको बता रही हूँ जिसमें आपको सिर्फ मोमबत्ती और माचिस की आवश्यकता है। मोमबत्ती को जलाना है और उसकी ज्वाला के आकार को देखना है। ज्वाला के आकार का कम प्रकाश में अवलोकन करके चित्र बनाना है। चित्र में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, आपको मोमबत्ती लेना है, मोमबत्ती को जला दीजिए। अब इसको उसकी ज्वाला का अवलोकन करना है। प्रकाश कैसा होना चाहिए? कम प्रकाश। लाइट गोल में ही करते हैं तो देख सकते हैं, है ना। बत्ती चली जाती है तो हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं, तो उस समय पर भी आप इस प्रयोग में देख सकते हो कि कम प्रकाश में हम उसकी ज्वाला का अवलोकन करें कि कौन कौन से रंग हमको दिखाई देते हैं। तो यहाँ इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा बाहरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, भीतरी क्षेत्र, ठीक है। बाहरी क्षेत्र नीले कलर का, फिर पीले कलर का दिख रहा है और फिर अंत में हमको लाल कलर का दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हमको अलग अलग क्षेत्र यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र है। यहाँ पर क्रियाकलाप 7 में आपको मोमबत्ती, माचिस, लकड़ी की चिल्फियाँ यानी कि पतले पतले उनके चिल्फी करना है। यहाँ पर हमको लकड़ी की एक चिल्फी को ज्वाला के सबसे ऊपरी भाग पर रखना है। सबसे ऊपरी भाग अर्थात ऊपर, सबसे ऊपर में, ठीक है। और उसका अवलोकन करना है लकड़ी का कौन सा भाग काला पड़ गया। अन्य चिल्फियों को ज्वाला के मध्य में, इसी प्रकार उसके निचले भाग में। आपको यहाँ पर ज्वाला के 3 भाग बताया, बाहरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और भीतरी क्षेत्र। तो इस प्रयोग में आपको क्या करना है, लकड़ी की जो ये पतली पतली बारीक चिल्फियाँ ली गई हैं, ये दिख रहा है आपको, पतली पतली बारीक चिल्फियाँ, ये लकड़ी की चिल्फियाँ हैं। अब इसको क्या कर रहे हैं, मोमबत्ती के अलग अलग क्षेत्र में, ये बाहर का क्षेत्र है ना, इसी प्रकार ये मध्य का क्षेत्र है, ये देखिए ये बाहर का क्षेत्र, ये वाला मध्य का क्षेत्र और ये अंदर का क्षेत्र। तो अलग अलग क्षेत्र में इन लकड़ी की चिल्फियों को रखा गया है। सबसे पहले क्या किया गया, एक लकड़ी की चिल्फी को बाहर के क्षेत्र में रखा गया और देखना क्या है हमको कि लकड़ी का कौन सा भाग काला पड़ रहा है, ये हमको उसमें देखना है। इसी प्रकार अन्य चिल्फियों को भी यानी मध्य में और निचले भाग में रखा गया। तो इस प्रयोग के अवलोकन के आधार पर हम क्या पाते हैं कि मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रंग और ताप वाले 3 क्षेत्र होते हैं।
विभिन्न रंग और ताप वाले कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। देखिए मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पर सबसे भीतर क्षेत्र जो होता है वो गहरा होता है। इसके ऊपर वाला चित्र एक बार और आपको दिखा दूं। यहाँ पर भी आपको 3 क्षेत्र जो दिखाए ये, और इस चित्र में भी आपको तीनों क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। सबसे भीतर वाला जो क्षेत्र है वह किस कलर का दिख रहा है? सबसे गहरा दिख रहा है ये वाला, ठीक है, सबसे गहरा होता है। और यह क्षेत्र जो होता है वो सबसे ठंडा भाग होता है, सबसे ठंडा भाग। तो याद रहेगा, सबसे भीतरी क्षेत्र और सबसे ठंडा भाग होता है। इस क्षेत्र में दहनशील पदार्थ अर्थात मोम की गर्म वाष्प होती है। इस क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है क्योंकि इसमें दहन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं मध्य के क्षेत्र में। मध्य क्षेत्र चमकीला एवं दीप्त क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में ईंधन आंशिक रूप से जलकर कार्बन का कण बनाते हैं जो गर्म होने के कारण चमकते हैं। ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र आपको नीले रंग का दिखाई दे रहा है, ये देखिए नीले रंग का होता है। इस क्षेत्र में वायुमंडलीय ऑक्सीजन ईंधन से अच्छी तरह मिल जाता है जिससे लगभग पूर्ण दहन होता है और यह सबसे गर्म क्षेत्र होता है और इसी का ताप सबसे उच्चतम होता है। जो स्वर्णकार होते हैं, जो सोने चांदी के जेवर बनाते हैं, स्वर्णकार सोने या चांदी के टुकड़ों को अपनी इच्छा के अनुरूप विभिन्न आकृतियों में ढालने के लिए केरोसिन लैंप की ज्वाला को फूकनी की सहायता से एक ही स्थान पर केंद्रित करते हैं। फूकनी से फूकी गई वायु बिना जले ईंधन को जलाने में सहायक होती है, जो ज्वाला को और अधिक गर्म करती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि मोमबत्ती में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, अर्थात ज्वाला में कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं और उनका रंग क्या होता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कार्बन के यौगिक। तो कार्बन के यौगिक में पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर इस प्रयोग में आपको परख नली, ये है परख नली, ये परख नली है, एक छोटे छेद वाला कॉर्क, ये ऊपर दिख रहा है लकड़ी का गुटका, ये है कॉर्क, मुड़ी हुई कांच की नली, ये है मुड़ी हुई कांच की नली, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कपड़े धोने का सोडा, ये सोडियम कार्बोनेट जो कि परख नली के अंदर है, और नींबू का रस, ताज़ा चूने का पानी, ये नींबू का रस, ताज़ा चूने का पानी, क्षारीय फिनोल्फ्थलीन, क्षारीय फिनोल्फ्थलीन, ठीक है। इन सामग्रियों की आवश्यकता है। एक परख नली में क्या लिया? सोडियम कार्बोनेट, जिसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। हमारे घरों में कपड़े धोने के लिए जो पाउडर इस्तेमाल किया जाता है वही है कपड़े धोने का सोडा। तो इस परख नली में, ये देखिए इस परख नली में क्या लिया गया, यहाँ पर ये कपड़े धोने का सोडा ले लिया गया और संपूर्ण उपकरण को जिस प्रकार चित्र में दिखाया गया व्यवस्थित कर लिया गया है। अब परख नली में नींबू का रस डालना है। ये देखिए परख नली में क्या डाल दिए? नींबू का रस डाल दिए। अब जो गैस बनेगी उस गैस का अवलोकन करना है कि बनने वाली गैस से फिर हमको आगे जो प्रयोग बता रहे हैं उसको करना है। नहीं, इसमें से गैस निकलेगी, उस गैस से क्या प्रयोग करना है ये आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले निकलने वाली गैस के रंग का अवलोकन करना है और क्या आपको कोई रंग दिखाई दिया? इसमें किसी भी प्रकार की गंध भी नहीं होती। दूसरा यह है एकत्रित गैस से भरी परख नली में जलती हुई माचिस की तीली ले जाना है। यानी हम जो परख नली में जो गैस एकत्रित हो रही है, देखिए यहाँ पर जो दूसरी परख नली है, इस नली के माध्यम से इसमें वो गैस आ रही है और वो गैस अभी यहाँ पर भले ही कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, लेकिन जब तक आप इसका परीक्षण नहीं कर लेंगे यह कार्बन डाइऑक्साइड ही है कैसे पता चलेगा? तो जो परख नली में जो गैस एकत्रित हुई है उस एकत्रित गैस यानी उस परख नली में हमको क्या करना है? जलती हुई माचिस की तीली लेकर जाना है। तो माचिस की तीली में जलती हुई माचिस की तीली है ना, माचिस की तीली, जलती हुई माचिस की तीली में क्या परिवर्तन होता है? तो हम देखते हैं कि जलती हुई माचिस की तीली बुझ जाती है, ठीक है। तो उससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इसके बाद है दूसरा, आगे हम ये करेंगे कि परख नली में चूने का पानी लेंगे और बनने वाली गैस जो है उसको प्रवाहित करेंगे। तो क्या देखेंगे कि चूने का पानी दूधिया हो जा रहा है। चूने का पानी क्या हो जा रहा है? दूधिया हो जा रहा है।
फिर एक और परख नली लेते हैं और उसमें क्षारीय फिनोप्थलीन लेते हैं और उसमें बनने वाली गैस को प्रवाहित करते हैं। तो फिनोप्थलीन के रंग में होने वाले परिवर्तन के आधार पर हम बताएंगे कि गैस की प्रकृति अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो यहाँ पर 4 अलग अलग बातों का अवलोकन करना है हमको, ठीक है। इस क्रियाकलाप में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौन सी गैस बन रही है। कौन सी गैस बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्यों? क्योंकि जब भी हमने पहले पॉइंट पर हमने गैस का अवलोकन किया कि वह गैस कोई उसका रंग है, उसका गंध है, तो उस गैस का न तो कोई रंग होता है अर्थात वो रंगहीन होता है और न ही कोई गंध होती है अर्थात वो गंधहीन होता है। न रंग है न गंध है, रंगहीन और गंधहीन, ठीक है। इसके अलावा दूसरे पॉइंट में मैंने आपको माचिस की तीली के बारे में बताया कि माचिस की तीली हम परख नली के पास ले जाएं तो माचिस की तीली क्या हो जाती है? बुझ जाती है, ठीक है। तो यह न तो स्वयं जलती है और न ही जलने में सहायक है। कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे में हमने क्या किया कि वो जो गैस निकल रही थी उसको हमने चूने के पानी में प्रवाहित किया। तो चूने का पानी क्या हो गया? दूधिया हो गया, अर्थात वहां पर अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखिए, ठीक है, जिससे विलयन का रंग क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। इसके अलावा चौथे पॉइंट में हमने बताया कि परख नली में फिनोप्थलीन है और उसमें हमने बनी हुई गैस को प्रवाहित किया है। तो फिनोप्थलीन के रंग में जो परिवर्तन होगा इससे हम बताएंगे कि उस गैस की प्रकृति अम्लीय है कि क्षारीय है, ठीक है। तो जो क्षारीय फिनोप्थलीन आपने लिया हुआ था वह गुलाबी रंग का होता है पहले से। जब हम उसमें उस गैस को प्रवाहित करते हैं तो वह रंगहीन हो जाता है, अर्थात क्षारीय फिनोप्थलीन का जो गुलाबी रंग था वह रंग उड़ जाता है, चला जाता है, अर्थात उसका रंग चला गया तो वो क्या हो गया? रंगहीन हो गया। इससे क्या पता चला कि वह अम्लीय गुण को प्रकट कर रहा है। आपके पास क्षारीय फिनोप्थलीन था, ठीक है, क्षारीय फिनोप्थलीन था, उसका रंग उड़ गया। तो जब भी अम्ल होगा तभी वो क्षार के गुण को क्या कर रहा है? हटा रहा है, ठीक है। तो इससे पता चला कि वह गैस कौन सा, किस गुण का है? अम्लीय गुण का है। इस अम्लीय गुण के कारण ही क्षारों के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है? लवण और पानी बनता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए, आपको पता चल गया कि कौन सी गैस थी? कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार है ये, ठीक है। तो इसमें बना क्या? सोडियम कार्बोनेट बना और पानी बना। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये क्या है? लवण है, ठीक, और पानी। तो जब अम्ल के साथ क्षार की क्रिया कराई जाती है तो लवण बनता है और पानी बनता है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यह प्रयोग था। आपने देखा कि किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, उसका हमने निष्कर्ष भी निकाला कि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है करके। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उपयोग क्या है? अब यहाँ पर आपको मैं उसके उपयोग बता रही हूँ। पहला उपयोग तो यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जलने में सहायक नहीं है। जैसा आपने देखा कि माचिस की तीली बुझ गई तो जलने में सहायक नहीं है। तो आग बुझाने वाले जो आप यंत्र देखते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होता है जो अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, जिससे आग जब लग जाती है तो उस अग्निशामक यंत्र से जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो उस आग को बुझा देती है। दूसरा है शीतल पेय, जो कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं, कोका कोला, पेप्सी, है ना, तो बोतल खोलने पर झाग के रूप में जो निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है और यह शीतल पेय को तीखा स्वाद प्रदान करता है। इसी प्रकार ईंधन के रूप में ईंधन के दहन से एवं श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त होती है, जिसका उपयोग हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण और भोजन बनाने में करते हैं। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, यह व्यापारिक निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, अर्थात खाने का सोडा और कपड़े धोने का सोडा, इन दोनों के व्यापारिक निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करने पर वो किस अवस्था में आ जाता है? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं या शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग जो होता है वो प्रशीतक के रूप में किया जाता है। अब देखिए आग लगना, तो आपको पता है कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र में आग लग जाता है तब व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं, जल्दी जल्दी में कंबल लाते हैं और उससे ढक देते हैं। आप ये भी जानते हो कि दहन के लिए वायु आवश्यक है, तो व्यक्ति को कंबल से ढक देने पर जलते हुए वस्त्रों का वायु से संपर्क टूट जाता है, जिससे आग बुझ जाती है। जल जाने पर तुरंत प्राथमिक उपचार करें और डॉक्टर के परामर्श लेना अति आवश्यक होता है। ये प्राथमिक उपचार के तुरंत हमने क्या किया कि उस समय तो हम
आनन फानन में हम डॉक्टर नहीं ला पाते हैं, तो किसी को भी अगर जलता हुआ देख रहे हैं तो उस समय पर घबराए नहीं, अपितु कंबल, मोटे कंबल से उसके शरीर को पूरा ढक दीजिए, जिससे कि उसके शरीर अर्थात उसके शरीर में जो कपड़े हैं उसका संपर्क वायु से टूट जाए और उसको ज़्यादा जलने से बचाया जा सके। इसी प्रकार आपने अक्सर खुशी के मौके जैसे दिवाली, दशहरा, जिसमें हम लोग अक्सर पटाखों का इस्तेमाल करते हैं, है ना, आतिशबाजी करते हैं, जिसमें ऊष्मा और प्रकाश, उसके साथ साथ ध्वनि और विभिन्न गैसें बनती हैं। यह सभी गैसें वायु प्रदूषण का कारण भी बनती है और कभी कभी आतिशबाजी करते करते आग भी लग जाती है, तो आग लगने का कारण भी यह बन ही जाता है आतिशबाजी। इसी प्रकार जंगल में लगने वाली जो आग है उसके बारे में भी आपने सुना है। गर्मी के दिनों में कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है अपने आप। यह आग जब अन्य पेड़ों पर फैलती है तो पूरा जंगल आग की लपेट में आ जाता है। इस प्रकार आग को बुझाना अत्यधिक कठिन हो जाता है। इस प्रकार की जो आग लगती है इनको बुझा पाना बहुत ही कठिन हो पाता है। तो आग पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? आपने घरों में, दुकानों या कारखानों में लगी आग को देखा है, सुना भी है, टीवी या समाचार पत्रों में पढ़ा भी है, और आपने देखा है कि आग पर नियंत्रण के कई तरीके हैं, जैसे झाग, पानी की बौछार करना, रेत डालना इत्यादि। सभी शहर, नगर, गांव में अग्निशमन सेवाएं हैं जो आग लगने पर आग पर नियंत्रण का कार्य करती हैं। अपने क्षेत्र की अग्निशमन सेवा के टेलीफोन नंबर का भी पता आप लोगों के पास रहना चाहिए, जिससे कि इमरजेंसी में उनसे संपर्क किया जा सके। अग्निशमन सेवक किस प्रकार काम करते हैं, कैसे काम करते हैं वो लोग, है ना? तो आग उत्पन्न करने के आग उत्पन्न करने के लिए 3 अनिवार्य आवश्यकताएं आपने अभी तक पढ़ लिया। क्या? ईंधन, वायु और ऊष्मा। इनमें से किसी एक या अधिक को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। अग्निशमन सेवक प्रायः वायु के प्रवाह को काटकर या ईंधन का ताप कम कर या दोनों करके आग को बुझाते हैं, किंतु कुछ स्थितियों में ईंधन को हटाना या उसके ताप को नियंत्रित करना संभव नहीं हो पाता है। तो अग्निशमन यंत्र के बारे में आप सभी ने पढ़ा है, जानते भी हैं आप सभी। आसपास के सार्वजनिक स्थलों पर अग्निशमन की क्या व्यवस्था है, या अग्निशमन सेवक कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में आप लोगों को पता लगाना चाहिए और इसके बारे में जानकारी भी रखनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय में क्या क्या सीखा, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। कार्बन एक अधात्विक तत्व है। कार्बन अपरूपता प्रदर्शित करता है। इसके विभिन्न अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, काजल और कोयला है। एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं अपर रूप कहते हैं। इस प्रकार किसी तत्व की एक ही अवस्था का विभिन्न रूपों में पाया जाना अपर रूपता कहलाता है। फ्लोरीन कार्बन का नया खोजा गया अपर रूप है। कार्बन मुक्त अवस्था में ग्रेफाइट, हीरा, कोयला आदि के रूप में तथा संयुक्त अवस्था में कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि में पाया जाता है। कार्बन हाइड्रोजन से अलग अलग अनुपातों में संयुक्त होकर हाइड्रोकार्बन बनाता है। जो पदार्थ जलते हैं उन्हें दहनशील पदार्थ तथा जो नहीं जलते हैं उन्हें अदहनशील पदार्थ कहते हैं। दहन ऑक्सीकरण की क्रिया है। इसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ज्वाला वह क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थों का दहन होता है। मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रंग और ताप वाले 3 क्षेत्र होते हैं। भीतरी गहरा क्षेत्र, मध्य चमकीला एवं दीप्त क्षेत्र, बाहरी हल्के नीले रंग का क्षेत्र। सोडियम कार्बोनेट पर नींबू के रस की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है। यह गैस जलने में सहायक नहीं है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग शीतल पेय प्रशीत को अग्निशमन में शुष्क बर्फ के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका यह अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं सही विकल्प चुनिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इनको स्वयं से करने का प्रयास करिए और अपने से इनके उत्तर ढूंढिए, जिससे आपको स्वयं भी पता चल जाएगा कि आपने कितने अच्छे से इसको समझा है। इस प्रकार यहाँ पर मैं आप लोगों को इस अध्याय के बारे में जितना भी आपको समझाया अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।